एक ऐसा संगठित समाज जो एक ही रात में हमेशा के लिए गायब हो गया। कुलधरा का असली सच, कैसे 84 गांव एक ही रात में खाली हो गए। ना कोई लाश, ना कोई संघर्ष, कैसे 84 गांवों का एक समृद्ध समाज अचानक इतिहास से मिट गया। वो समृद्ध समाज जिसे पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता है, जिसके वंशज आज भी बड़ी संख्या में भावनगर में बसे हुए हैं। आखिर पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा तक पहुंचे कैसे? आखिर क्या हुआ था उस समृद्ध समाज के साथ? हम जानेंगे उनकी असली ताकत क्या थी, उनके साथ क्या हुआ और क्यों आज भी यह जगह वीरान है। क्या यह एक श्राप था या एक सोची समझी रणनीति? क्या इसके पीछे था एक खतरनाक दीवान या फिर सच कुछ और ही है? तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कुलधरा का सच। राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां कभी जिंदगी बसती थी। यहां घर थे, परिवार थे और इन गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी। लेकिन आज यहां सिर्फ सन्नाटा है। दीवारें खड़ी हैं, मगर उनमें रहने वाले कहीं खो चुके हैं। इस जगह का नाम है कुलधरा, एक ऐसा गांव जो करीब 200 साल पहले एक ही रात में पूरी तरह से खाली हो गया। ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई खून बहा और सबसे हैरान करने वाली बात, एक भी लाश नहीं मिली। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? क्या यह किसी श्राप का असर था या फिर इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसे इतिहास आज तक छुपाता आ रहा है? कहते हैं जाते जाते इस गांव के लोगों ने इसे श्राप दे दिया था कि यहां दोबारा कोई नहीं बस पाएगा, और शायद इसी वजह से आज भी ये गांव वीरान है। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो असली सच्चाई को छुपाने के लिए बनाई गई? कुलधरा राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर थार के विशाल और अंतहीन लगने वाले रेगिस्तान के बीच स्थित एक ऐसा गांव है जो आज भले ही खंडहरों में तब्दील हो चुका है, लेकिन कभी यह एक बेहद जीवंत, व्यवस्थित और समृद्ध बस्ती हुआ करती थी। चारों ओर फैली सुनहरी रेत, दूर दूर तक फैले रेत के टीलों की लहरें, तपती हुई धूप और गर्म हवाओं की तेज सरसराहट, यह सब मिलकर इस जगह को आज एक वीरान और रहस्यमयी रूप देते हैं। लेकिन अगर हम समय को पीछे ले जाएं, तो यही स्थान कभी जीवन, व्यापार, संस्कृति और प्रगति का केंद्र हुआ करता था। यह कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि एक सोच समझकर बसाया गया ऐसा क्षेत्र था जहां हर चीज को एक योजना के तहत विकसित किया गया था। जब कोई व्यक्ति कुलधरा के अवशेषों में प्रवेश करता है, तो पहली नजर में उसे टूटे हुए मकान, बिखरे हुए पत्थर और खाली पड़ी गलियां दिखाई देती हैं। लेकिन अगर वह ध्यान से देखे तो उसे इस जगह की बनावट में एक गहरी समझ और इंजीनियरिंग की झलक दिखाई देती है। गांव की गलियां किसी बेतरतीब तरीके से नहीं बनी थीं, बल्कि एक ग्रिड पैटर्न में विकसित की गई थीं। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती थीं, जबकि छोटी गलियां पूर्व से पश्चिम दिशा में उन्हें काटती थीं। इस तरह पूरा गांव एक सुव्यवस्थित नक्शे की तरह तैयार किया गया था, जो उस समय की उन्नत योजना और दूरदर्शिता को दर्शाता है। यह व्यवस्था केवल सुंदरता के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक सोच थी, जो इस कठिन रेगिस्तानी वातावरण में जीवन को संभव बनाती थी। यहाँ मौजूद घर भी अपने आप में एक अनोखा उदाहरण थे। मोटी पत्थर की दीवारों से बने ये घर इस तरह डिजाइन किए गए थे कि बाहर की तेज गर्मी अंदर प्रवेश न कर सके। दीवारों की मोटाई इतनी ज्यादा होती थी कि वे दिन भर की गर्मी को सोख लेती थीं और धीरे धीरे उसे बाहर निकालती थीं, जिससे घर के अंदर का तापमान संतुलित बना रहता था। इसके अलावा घरों को इस तरह पास पास बनाया गया था कि वे एक दूसरे को छाया प्रदान करें, जिससे सीधी धूप का प्रभाव कम हो जाए। संकरी गलियां और घनी बसावट मिलकर एक प्राकृतिक ठंडक का वातावरण बनाती थीं, जिसे आज के समय में पैसिव कूलिंग कहा जाता है। यह तकनीक आज के आधुनिक आर्किटेक्चर में भी उपयोग की जाती है, लेकिन उस समय इसे इतनी कुशलता से अपनाना यह दर्शाता है कि यहाँ रहने वाले लोग कितने बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। कुलधरा केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह एक बड़े सामाजिक और आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा था। इसके आसपास लगभग 84 गांवों का एक समूह बसा हुआ था,
जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। यह सभी गांव मिलकर एक संगठित समाज का निर्माण करते थे, जहां संसाधनों का आदान प्रदान, व्यापारिक गतिविधियां और सामाजिक संबंध लगातार चलते रहते थे। यह पूरा क्षेत्र एक तरह से एक मिनी सिविलाइजेशन जैसा था, जो अपने आप में आत्मनिर्भर था। यहाँ के लोग केवल खेती ही नहीं करते थे, बल्कि व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय थे, जिससे यह क्षेत्र लगातार समृद्ध होता गया। इस पूरे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा थी पानी। थार के इस शुष्क और कठिन वातावरण में पानी का होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुलधरा और इसके आसपास के गांवों के पास काकनी नाम की एक छोटी नदी बहती थी, जो इस क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराती थी। इसके अलावा यहाँ के लोगों ने पानी के संरक्षण के लिए कई उन्नत तकनीकों का उपयोग किया था। उन्होंने कुएं, बावड़ियां और जल संचय की संरचनाएं बनाई थीं, जो बारिश के पानी को इकट्ठा करके लंबे समय तक उपयोग में लाने में मदद करती थीं। यह व्यवस्था इतनी प्रभावी थी कि इस बंजर भूमि पर भी खेती संभव हो पाई और यहाँ के लोग वर्षों तक समृद्ध जीवन जीते रहे। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। धीरे धीरे काकनी नदी का जल स्तर कम होने लगा और अंततः वह सूखने लगी। बारिश की मात्रा में कमी आने लगी और जल स्रोत कमजोर पड़ने लगे। इसका सीधा असर यहाँ की कृषि और जीवन शैली पर पड़ा। जहाँ कभी हरे भरे खेत हुआ करते थे, वहाँ धीरे धीरे सूखी जमीन फैलने लगी। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसका प्रभाव गहरा था। यह वह समय था जब इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता डगमगाने लगी थी। आज जब हम कुलधरा के खंडहरों को देखते हैं, तो हमें सिर्फ एक वीरान गांव नहीं दिखाई देता, बल्कि हमें एक पूरी सभ्यता के अवशेष दिखाई देते हैं। हर टूटी हुई दीवार, हर खाली घर और हर सुनसान गली इस बात की गवाही देती है कि यहाँ कभी एक विकसित और समृद्ध समाज रहता था। यह खंडहर केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी के मूक गवाह हैं जो आज भी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। कुलधरा का यह स्थान आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दिन के समय यहाँ पर्यटक आते हैं, इस रहस्यमयी गांव को देखने और इसके इतिहास को समझने के लिए। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है, हवाओं की आवाज और तेज महसूस होती है और यह जगह एक अलग ही रहस्य से भर जाती है। यही वजह है कि इसे भारत के सबसे रहस्यमयी और चर्चित स्थलों में गिना जाता है। आज यह पूरा क्षेत्र आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है, ताकि इसके ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखा जा सके और आने वाली पीढ़ियां भी इस अनोखी जगह को देख सकें। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर यह जगह इतनी उन्नत, इतनी व्यवस्थित और इतनी समृद्ध थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी बस्ती अचानक हमेशा के लिए वीरान हो गई? कुलधरा की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वहां रहने वाले लोग कौन थे, क्योंकि यह कहानी किसी आम गांव की नहीं, बल्कि एक ऐसे समुदाय की है जिसने रेगिस्तान जैसी कठिन जगह को भी अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से एक समृद्ध सभ्यता में बदल दिया था। इन लोगों को हम पालीवाल ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। पालीवाल ब्राह्मण नाम से ही स्पष्ट है कि उनका मूल स्थान राजस्थान का पाली क्षेत्र था। सदियों पहले जब भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे राज्य और रियासतें हुआ करती थीं, उस समय पाली एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ रहने वाले ब्राह्मण केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे व्यापार, वित्त और कृषि के क्षेत्र में भी अत्यंत कुशल थे। यही कारण था कि यह समुदाय आर्थिक रूप से बेहद मजबूत और प्रभावशाली बन गया था। लेकिन इतिहास हमेशा स्थिर नहीं रहता। समृद्धि के साथ साथ खतरे भी बढ़ते हैं। पाली क्षेत्र पर कई बार बाहरी आक्रमण हुए और समय के साथ परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि पालीवाल ब्राह्मणों को अपनी पुरानी भूमि छोड़नी पड़ी। यह पलायन केवल मजबूरी नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर उठाया गया एक साहसी कदम था। अपने साथ वे केवल अपने परिवार और धन ही नहीं, बल्कि अपनी ज्ञान परंपरा, अपनी तकनीकें और अपनी जीवन शैली भी लेकर चले। यही ज्ञान आगे चलकर कुलधरा और उसके आसपास के क्षेत्रों को बसाने में काम आया। जब यह समुदाय जैसलमेर के पास पहुंचा, तो उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जो देखने में बेहद कठोर और अनुपयोगी लगती थी।
थार का रेगिस्तान। यहां पानी की कमी थी, मौसम अत्यधिक गर्म था और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन सीमित थे। लेकिन जहां सामान्य लोग कठिनाई देखते हैं, वहीं असाधारण लोग अवसर खोज लेते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों ने भी यही किया। उन्होंने इस बंजर भूमि को चुनौती के रूप में लिया और इसे अपनी बुद्धिमत्ता से जीतने का निर्णय किया। कुलधरा और उसके आसपास बसे 84 गांव इस समुदाय की संगठित सोच और योजना का परिणाम थे। यह केवल बस्तियां नहीं थीं, बल्कि एक नेटवर्क था। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हर गांव दूसरे गांव से जुड़ा हुआ था। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से यह सभी गांव एक दूसरे पर निर्भर थे। यह एक तरह से एक संगठित समाज था जो मिलकर काम करता था और मिलकर आगे बढ़ता था। पालीवाल ब्राह्मणों की सबसे बड़ी ताकत थी उनका जल प्रबंधन और कृषि प्रणाली, जिसे खादीन प्रणाली कहा जाता है। थार के रेगिस्तान में खेती करना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन इस समुदाय ने इसे संभव बनाया। खादीन प्रणाली एक अत्यंत उन्नत और वैज्ञानिक तकनीक थी, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करके उसे लंबे समय तक उपयोग में लाया जाता था। वे अपने खेतों को ऐसी जगह बनाते थे जहां आसपास की ऊंची जमीन से बहकर आने वाला पानी इकट्ठा हो सके। इसके बाद वे मिट्टी के मजबूत बांध बनाते थे जो इस पानी को रोक कर रखते थे। यह पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता था और मिट्टी को नमी से भर देता था। जब अतिरिक्त पानी निकल जाता था, तब यह जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती थी। इस तरह बिना किसी स्थायी नदी या नहर के भी वे गेहूं, चना और अन्य फसलें उगा लेते थे। यह प्रणाली केवल सिंचाई तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती थी। इससे आसपास के कुओं का जल स्तर भी बना रहता था और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती थी। यह तकनीक इतनी प्रभावी थी कि आज भी इसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में गिना जाता है। यह दिखाता है कि पालीवाल ब्राह्मण केवल किसान नहीं थे, बल्कि वे वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग थे। लेकिन उनकी प्रतिभा केवल खेती तक सीमित नहीं थी, उनकी वास्तुकला भी उतनी ही उन्नत थी। कुलधरा के घरों को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वे रेगिस्तान की कठोर गर्मी को सहन कर सकें। मोटी दीवारें, संकरी गलियां और एक दूसरे से जुड़े हुए घर, यह सब मिलकर एक प्राकृतिक ठंडक का वातावरण बनाते थे। घरों के बीच में बने आंगन वेंटिलेशन का काम करते थे, जिससे गर्म हवा बाहर निकल जाती थी और ठंडी हवा अंदर आती थी। यह एक प्रकार का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम था, जिसे आज भी आधुनिक वास्तुकला में अपनाया जाता है। कुलधरा और उसके आसपास के गांव केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध थे। यहाँ त्योहार मनाए जाते थे, परंपराएं निभाई जाती थीं और एक सशक्त सामाजिक ढांचा मौजूद था। यह समुदाय अपने नियमों और मूल्यों के प्रति अत्यंत सजग था और अपनी परंपराओं का पालन पूरी निष्ठा से करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिस्थितियां बदलने लगीं। जहां एक समय यह क्षेत्र समृद्धि का प्रतीक था, वहीं धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। पानी के स्रोत कमजोर पड़ने लगे, व्यापार में बदलाव आने लगा और राजनीतिक परिस्थितियां भी अस्थिर होने लगीं। यह सभी कारक मिलकर इस समुदाय के लिए चुनौतियां पैदा करने लगे। फिर भी इन सब के बावजूद पालीवाल ब्राह्मणों की पहचान एक मजबूत, संगठित और बुद्धिमान समुदाय के रूप में बनी रही। उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया, हर चुनौती को स्वीकार किया और हर परिस्थिति में अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग किया। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां सबसे मजबूत समाज भी कमजोर पड़ जाता है। और कुलधरा की कहानी में भी ऐसा ही एक मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जो न केवल इस गांव की दिशा बदलने वाला था, बल्कि एक पूरी सभ्यता के अंत की शुरुआत बनने वाला था। 19वीं सदी की शुरुआत जैसलमेर रियासत के लिए एक उथल पुथल भरा दौर था। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था और अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच जैसलमेर का शासन एक ऐसे राजा के हाथों में था जो शासन चलाने में उतना सक्षम नहीं माना जाता था, लेकिन असली सत्ता
राजा के हाथों में नहीं, बल्कि उसके दीवान के पास थी, और उस दीवान का नाम था सलीम सिंह। इतिहास उसे एक चालाक, निर्दयी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में याद करता है। वह केवल एक प्रशासक नहीं था, बल्कि वह अपने आप को राज्य का वास्तविक शासक मानता था। उसकी हवेली जैसलमेर में आज भी मौजूद है और कहा जाता है कि उसने इसे इतना ऊंचा बनवाया था कि यह राजा के महल से भी ऊपर दिखाई दे। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि उसके अहंकार और सत्ता के प्रदर्शन का प्रतीक थी। लेकिन सत्ता के साथ साथ उसके अंदर एक और चीज भी बढ़ती जा रही थी, लालच और क्रूरता। सलीम सिंह ने धीरे धीरे पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण जमा लिया। उसने गांव-गांव से भारी कर वसूलना शुरू कर दिया। जो लोग समय पर कर नहीं दे पाते, उनके साथ अत्याचार किया जाता, उनकी जमीन छीन ली जाती, उनके पशु जब्त कर लिए जाते और कई बार उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता। अब सवाल उठता है, क्या यह केवल धन की लालसा थी या इसके पीछे कोई और कारण भी छुपा हुआ था? इतिहास के कुछ पन्ने हमें बताते हैं कि सलीम सिंह के अंदर पालीवाल ब्राह्मणों के प्रति एक गहरा द्वेष था। यह द्वेष अचानक नहीं पैदा हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक पुरानी घटना जुड़ी हुई थी। कहा जाता है कि उसके पिता, जो उससे पहले राज्य के दीवान थे, एक विवाद के दौरान मारे गए थे और उस विवाद का संबंध पालीवाल ब्राह्मणों से जोड़ा जाता है। यह घटना सलीम सिंह के मन में एक बदले की भावना छोड़ गई थी, एक ऐसी भावना जो समय के साथ और भी गहरी होती चली गई। पालीवाल ब्राह्मण, वही समुदाय जिसने कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांवों को बसाया था, वही समुदाय जो अपनी बुद्धिमत्ता, समृद्धि और संगठन के लिए जाना जाता था। अब उसी समुदाय की समृद्धि सलीम सिंह की आंखों में खटकने लगी थी। उसने पाली वालों पर करों का बोझ इतना बढ़ा दिया कि उनके लिए जीना मुश्किल होने लगा। हर साल कर की दरें बढ़ती गईं और इसके साथ ही बढ़ता गया उनका उत्पीड़न। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी मजबूत थे। वे संगठित थे और अपनी परंपराओं के प्रति बेहद सजग थे। कहा जाता है कि एक बार सलीम सिंह अपने काफिले के साथ कुलधरा गांव से गुजर रहा था। उस समय गांव की बावड़ी पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। उन्हीं में से एक थी गांव के मुखिया की बेटी। उसकी सुंदरता ने सलीम सिंह का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन यह केवल आकर्षण नहीं था, यह एक जुनून बन गया। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह उस लड़की से विवाह करेगा। लेकिन यह कोई प्रस्ताव नहीं था, यह एक आदेश था। कुछ ही दिनों में कुलधरा के मुखिया के पास संदेश पहुंचा कि दीवान सलीम सिंह उनकी बेटी से विवाह करना चाहता है, और अगर यह प्रस्ताव ठुकराया गया तो इसके परिणाम भयानक होंगे। अब सवाल यह था कि एक तरफ राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और दूसरी तरफ एक सम्मानित समुदाय। इस टकराव का परिणाम क्या होगा? पालीवाल ब्राह्मणों के लिए यह केवल एक विवाह का प्रस्ताव नहीं था, यह उनके सम्मान और परंपरा का सवाल था। वे किसी भी हालत में अपनी बेटी को एक ऐसे व्यक्ति के हाथों नहीं सौंप सकते थे जिसे वे नैतिक रूप से स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन दूसरी तरफ सलीम सिंह की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसका विरोध करना भी आसान नहीं था। और फिर वह समय आया जब 84 गांवों के मुखियाओं को एक साथ निर्णय लेना था। एक गुप्त पंचायत बुलाई गई। रात के अंधेरे में दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए और उस सभा में एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके सामने दो ही रास्ते थे। पहला, झुक जाना, अपनी परंपराओं और सम्मान को त्याग देना और सलीम सिंह के अधीन जीवन बिताना। और दूसरा, सब कुछ छोड़ देना, अपनी जमीन, अपने घर, अपनी पहचान और एक अनजान भविष्य की ओर बढ़ जाना। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। निर्णय लिया गया कि सभी 84 गांव एक साथ एक ही रात में इस जगह को छोड़ देंगे। अब कल्पना कीजिए उस रात की। पूर्णिमा की रात, रेगिस्तान में चांदनी फैली हुई है।
और उस चांदनी के नीचे हजारों लोग अपने घर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कोई अपने सामान बांध रहा है, कोई अपने पशुओं को तैयार कर रहा है और कोई अपने घर को आखिरी बार देख रहा है। यह केवल एक पलायन नहीं था, यह एक पूरी सभ्यता का अंत था। रात गहराती गई और धीरे धीरे एक एक करके लोग अपने घरों से निकलने लगे, बिना शोर के, बिना किसी हलचल के। बैलगाड़ियों की धीमी आवाज, पैरों की आहट और दिलों में छुपा हुआ दर्द। हजारों लोग एक ही दिशा में रेगिस्तान की ओर बढ़ते जा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहां जाएंगे, लेकिन यह सभी जानते थे कि वे यहां वापस कभी नहीं आएंगे। और जाते जाते उन्होंने इस भूमि को एक श्राप दिया कि यहां कोई भी दोबारा बस नहीं पाएगा। सुबह हुई और जब सूरज की पहली किरणें कुलधरा पर पड़ीं, तो वहां कुछ भी नहीं था। घर थे, गलियां थीं, मंदिर थे, लेकिन लोग गायब हो चुके थे। ना कोई संघर्ष, ना कोई खून, ना कोई लाश, सिर्फ सन्नाटा। जब सलीम सिंह के सिपाही वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह उनके लिए भी चौंकाने वाला था। पूरा गांव खाली। और उस दिन के बाद कुलधरा कभी दोबारा आबाद नहीं हुआ। कुलधरा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्योंकि जो हमने अभी तक सुना वह एक कहानी थी, एक लोक कथा, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है, या फिर यह उस सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा है जिसे समय के साथ बदल दिया गया? कुलधरा के बारे में सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि यह गांव श्रापित है। कहा जाता है कि जब पालीवाल ब्राह्मण इस गांव को छोड़कर गए तो उन्होंने जाते जाते इस भूमि को श्राप दे दिया था कि यहां कोई भी व्यक्ति दोबारा बस नहीं पाएगा। और यही कारण है कि पिछले 200 सालों में यह गांव वीरान ही बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि इस जगह पर आज भी आत्माएं भटकती हैं। रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कदमों की आहट महसूस होती है और एक अजीब सा डर इस जगह को घेरे रहता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या सच में कोई श्राप था? क्या सच में कोई अलौकिक शक्ति इस गांव को वीरान बनाए हुए है, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण छुपे हुए हैं? अगर हम इस कहानी को एक इतिहासकार की नजर से देखें तो कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या हजारों लोग सच में एक ही रात में अपना सब कुछ छोड़कर चले जा सकते हैं, बिना किसी योजना के, बिना किसी तैयारी के? इतिहास और विज्ञान हमें बताते हैं कि ऐसा होना लगभग असंभव है। इतने बड़े स्तर पर पलायन के लिए समय, योजना और संसाधनों की आवश्यकता होती है। और अगर यह सब अचानक हुआ होता तो इसके कुछ न कुछ प्रमाण जरूर मिलते। लेकिन कुलधरा में ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता जो यह साबित करे कि पूरा गांव एक ही रात में अचानक गायब हो गया। इसके उलट कुछ शोध यह संकेत देते हैं कि यह पलायन धीरे धीरे हुआ था, कई वर्षों में, शायद दशकों में। यह एक प्रक्रिया थी, एक धीरे धीरे होने वाला बदलाव, जिसे बाद में एक रात की कहानी के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। अब आइए उन वास्तविक कारणों को समझने की कोशिश करते हैं जो इस पलायन के पीछे हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है पानी। थार के रेगिस्तान में जीवन का आधार पानी है और कुलधरा की पूरी व्यवस्था पानी पर ही टिकी हुई थी। काकनी नाम की एक छोटी नदी जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा थी, समय के साथ सूखने लगी। बारिश की मात्रा कम होती गई, कुएं सूखने लगे और जल स्रोत कमजोर पड़ने लगे। जब पानी ही नहीं बचा तो खेती कैसे होती, और जब खेती नहीं होती तो जीवन कैसे चलता? यह एक ऐसा कारण था जिसने इस पूरे क्षेत्र की नींव को हिला दिया। दूसरा कारण है आर्थिक बदलाव। पालीवाल ब्राह्मण केवल किसान ही नहीं थे, वे व्यापारी भी थे। उनका व्यापार सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था, जो उस समय एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग था। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं और नए व्यापारिक मार्ग विकसित हुए, उनका व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा। इससे उनकी आय पर असर पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। तीसरा कारण है राजनीतिक दबाव। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, सलीम सिंह का शासन अत्याचार और करों के बोझ से भरा हुआ था। उसने पालीवाल ब्राह्मणों पर भारी कर लगाए और उनके जीवन को कठिन बना दिया।
यह संभव है कि यह दबाव धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि लोगों के लिए वहां रहना असंभव हो गया। लेकिन क्या केवल ये 3 कारण ही पर्याप्त थे? शायद नहीं। कुछ वैज्ञानिक शोध एक और कारण की ओर इशारा करते हैं जो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है, और वह है भूकंप। कुछ भूवैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि कुलधरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई मकानों की संरचना एक ही दिशा में गिरी हुई है। यह सामान्य टूट फूट नहीं है, बल्कि यह एक बड़े भूकंप का संकेत हो सकता है। जब एक साथ कई इमारतें एक ही दिशा में गिरती हैं, तो यह अक्सर भूकंप का परिणाम होता है। अगर यह सच है, तो कल्पना कीजिए, एक ऐसा समुदाय जो पहले से ही पानी की कमी, आर्थिक संकट और राजनीतिक दबाव से जूझ रहा है, और तभी एक भयंकर भूकंप आता है जो उनके घरों को तबाह कर देता है। अब उनके पास बचता ही क्या है? न घर, न पानी, न सुरक्षा। ऐसी स्थिति में उस जगह को छोड़ना ही एकमात्र विकल्प बचता है, और शायद यही वह आखिरी धक्का था जिसने इस पूरे क्षेत्र को खाली करवा दिया। लेकिन यहां एक और दिलचस्प सवाल उठता है। अगर यह सब धीरे धीरे हुआ, तो फिर एक रात में गांव खाली होने की कहानी कहां से आई? इसका जवाब शायद उस श्राप में छुपा हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह श्राप कोई अलौकिक घटना नहीं था, बल्कि एक रणनीति थी, एक मनोवैज्ञानिक रणनीति। पालीवाल ब्राह्मण जानते थे कि अगर वे इस जगह को खाली छोड़ देंगे, तो कोई और समुदाय आकर यहां बस सकता है और उनकी बनाई हुई इस पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर सकता है। इसलिए उन्होंने एक कहानी बनाई, एक ऐसा डर जो लोगों के मन में बैठ जाए कि यह जगह श्रापित है और यहां बसना विनाश को निमंत्रण देना है। और यह रणनीति काम कर गई। 200 साल बाद भी यह गांव आज तक खाली है। कोई भी यहां स्थायी रूप से बसने की हिम्मत नहीं करता। तो अब सवाल यह है, क्या कुलधरा सच में श्रापित है, या फिर यह एक ऐसी कहानी है जो एक बुद्धिमान समुदाय ने अपनी विरासत को बचाने के लिए बनाई थी? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी हुई है, क्योंकि इतिहास कभी भी केवल काला या सफेद नहीं होता, उसमें कई रंग होते हैं। और कुलधरा की कहानी भी उन्हीं रंगों से बनी हुई एक जटिल तस्वीर है। आज का कुलधरा एक ऐसा स्थान है जहां अतीत और वर्तमान एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। दिन के उजाले में यह जगह एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह नजर आती है, जहां दूर दूर से आने वाले पर्यटक इन खंडहरों के बीच घूमते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और इस रहस्यमयी गांव की कहानी को महसूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, इस जगह का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। वही गलियां, वही घर, वही दीवारें अचानक एक अलग ही खामोशी से भर जाती हैं। हवा की आवाज तेज महसूस होने लगती है और इस वीरान जगह में एक अजीब सा एहसास जन्म लेने लगता है, जैसे कोई यहां मौजूद हो लेकिन दिखाई ना दे। आज कुलधरा को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। यह पूरा क्षेत्र आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आता है, जिसने इस जगह की मूल संरचना को यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि लोग इस स्थान के इतिहास को समझ सकें और इसे करीब से देख सकें। दिन के समय यह जगह एक ओपन म्यूजियम जैसी लगती है, जहां हर खंडहर एक कहानी कहता है। लेकिन कुलधरा की पहचान केवल एक ऐतिहासिक स्थल तक सीमित नहीं है। यह जगह अपनी रहस्यमयी छवि के लिए भी जानी जाती है। वर्षों से इस गांव के बारे में कई ऐसी कहानियां सामने आती रही हैं, जो इसे भारत के सबसे हॉन्टेड स्थानों में शामिल करती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां आज भी पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं भटकती हैं। उनका कहना है कि रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चल रहा हो, जैसे कोई धीमे धीमे बात कर रहा हो, जैसे किसी के रोने की आवाज आ रही हो। कई पर्यटकों ने भी अपने अनुभव साझा किए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने दिन के समय भी यहां एक अजीब सा दबाव महसूस किया, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने अचानक तापमान में गिरावट महसूस की, जबकि आसपास का वातावरण सामान्य था।
कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इन सभी अनुभवों ने कुलधरा को एक रहस्यमयी और डरावनी जगह के रूप में और भी प्रसिद्ध बना दिया है। यही कारण है कि कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी इस जगह की ओर आकर्षित हुए हैं। इन्हीं में से एक नाम है गौरव तिवारी। गौरव तिवारी भारत के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक थे। उन्होंने देश विदेश की कई कथित हॉन्टेड जगहों पर जाकर जांच की थी और कुलधरा भी उनकी रिसर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी टीम के साथ कई बार कुलधरा का दौरा किया और यहां रात बिताने की कोशिश की। एक बार उन्होंने अपनी टीम के कुछ सदस्यों के साथ इस गांव में रात बिताने का निर्णय लिया। उनके पास आधुनिक उपकरण थे, कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर और ऐसे कई यंत्र जो पैरानॉर्मल गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, माहौल बदलने लगा। टीम के कुछ सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें किसी के चलने की आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। कुछ ने कहा कि उन्हें फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई दीं, लेकिन आसपास कोई मौजूद नहीं था। कुछ उपकरण अचानक काम करना बंद कर गए, बैटरियां बिना किसी कारण के तेजी से खत्म होने लगीं और कैमरों में अजीब तरह की गड़बड़ियां आने लगीं। ये सभी घटनाएं उनके लिए भी चौंकाने वाली थीं। हालांकि इन बातों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इन अनुभवों ने इस जगह की रहस्यमयी छवि को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। क्या ये सभी अनुभव वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति का प्रमाण है, या फिर यह हमारे मन की कल्पना और उस माहौल का प्रभाव है? क्योंकि जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जिसके बारे में पहले से ही हमने डरावनी कहानियां सुन रखी होती हैं, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है। हर छोटी आवाज, हर हलचल हमें असामान्य लगने लगती है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा कुलधरा का भौगोलिक वातावरण भी इस अनुभव को प्रभावित कर सकता है। रेगिस्तान में रात के समय तापमान अचानक गिर जाता है, जिससे ठंडी हवा का एहसास होता है। खुला वातावरण होने के कारण हवा की आवाजें भी अलग अलग तरह से गूंजती हैं, जो हमें अजीब लग सकती हैं। पुराने और टूटे हुए ढांचे भी हवा के साथ कंपन करते हैं, जिससे आवाजें पैदा हो सकती हैं। तो क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम है, या फिर सच में यहाँ कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? शायद इसका जवाब अभी भी हमारे पास नहीं है, और शायद यही इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है। कुलधरा आज भी एक पहेली बना हुआ है। दिन में यह इतिहास है और रात में एक रहस्य। यह एक ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति अपनी अपनी नजर से सच्चाई को देखता है। कुछ के लिए यह एक श्रापित गांव है, कुछ के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर, और कुछ के लिए एक अनसुलझा रहस्य। लेकिन एक बात तो तय है, कुलधरा केवल एक जगह नहीं है, यह एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो 200 साल बाद भी आज तक पूरी तरह से समझ में नहीं आई। कुलधरा एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक रहस्य बन चुका है। हमने इस कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश की, लोक कथाओं से लेकर इतिहास तक और विज्ञान से लेकर आधुनिक अनुभवों तक। लेकिन इतने सारे पहलुओं को देखने के बाद भी क्या हम सच में यह कह सकते हैं कि हमें कुलधरा की सच्चाई मिल गई है? शायद नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका कोई एक जवाब नहीं होता, बल्कि कई परतें होती हैं और हर परत के पीछे एक नई सच्चाई छुपी होती है। अगर हम लोक कथाओं पर विश्वास करें तो कुलधरा एक श्रापित गांव है, एक ऐसी जगह जहां से जाते जाते लोगों ने इस भूमि को शाप दिया और आज भी वह श्राप इस जगह को वीरान बनाए हुए है। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो यह कहानी एक संघर्ष की लगती है, एक ऐसे समुदाय की जिसने अपने सम्मान के लिए सब कुछ छोड़ दिया और एक शक्तिशाली शासक के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो यह एक प्राकृतिक और सामाजिक परिवर्तन की कहानी बन जाती है, जहां पानी की कमी, आर्थिक बदलाव और शायद एक भूकंप जैसी घटना ने मिलकर इस पूरे क्षेत्र को खाली करवा दिया। तो फिर सच क्या है? क्या यह श्राप था या यह एक रणनीति थी?
क्या यह एक रात में हुआ पलायन था या फिर यह कई वर्षों में धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया थी? इन सवालों के जवाब शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएंगे, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि कुलधरा हमें केवल अतीत के बारे में नहीं बताता, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें सिखाता है कि इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता, उसमें रहस्य भी होते हैं और कई बार अधूरी सच्चाइयां भी होती हैं। कुलधरा के खंडहर आज भी वहीं खड़े हैं, शांत, स्थिर और समय के साथ जमे हुए। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आपको इन खामोश दीवारों के बीच एक कहानी सुनाई दे, एक ऐसी कहानी जो कभी पूरी तरह कही नहीं गई। शायद यह कहानी उन लोगों की है जो एक रात सब कुछ छोड़कर चले गए, या शायद यह कहानी उन कारणों की है जिन्होंने उन्हें जाने पर मजबूर किया। लेकिन एक बात निश्चित है, कुलधरा आज भी जिंदा है, अपने खंडहरों में, अपनी कहानियों में और उन सवालों में जो आज भी अनुत्तरित हैं। और शायद यही इसकी असली पहचान है, एक ऐसा रहस्य जो समय के साथ खत्म नहीं होता बल्कि और गहरा होता जाता है। तो अगली बार जब आप किसी खंडहर को देखें या किसी पुरानी कहानी को सुने तो सिर्फ उस कहानी पर विश्वास मत कीजिए, उसके पीछे छुपे सच को खोजने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है और कुलधरा शायद उसी दूसरी कहानी का नाम है। कुलधरा की कहानी तो आपने जान ली, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, आखिर पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा तक पहुंचे कैसे? कहा जाता है करीब 700 साल पहले भी पालीवाल ब्राह्मणों के साथ ऐसा ही अन्याय हुआ था। उनके साथ पहले क्या हुआ था और क्यों उन्हें बार बार अपनी जमीन छोड़नी पड़ी? यह कहानी और भी गहरी है, हमें समय को और पीछे ले जाना होगा, उस दौर में जब पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा में नहीं बल्कि राजस्थान के एक समृद्ध नगर पाली में रहा करते थे। पाली एक ऐसा स्थान था जो कभी व्यापार, संस्कृति और समृद्धि का केंद्र हुआ करता था, जहां पालीवाल ब्राह्मण एक संगठित, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर समाज के रूप में बसे हुए थे। वे केवल धार्मिक लोग नहीं थे, बल्कि कुशल व्यापारी, उन्नत किसान और दूरदर्शी योजनाकार भी थे। उनकी समृद्धि उनकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन इतिहास का एक कठोर नियम है, जहां समृद्धि होती है वहां खतरे भी जन्म लेते हैं। धीरे धीरे इस समृद्ध समाज पर बाहरी आक्रमणकारियों की नजर पड़ने लगी, हमले होने लगे, लूटपाट बढ़ने लगी और हालात दिन ब दिन अस्थिर होते चले गए। लेकिन सबसे बड़ा आघात अभी बाकी था। पालीवाल ब्राह्मण एक ऐसा समाज था जो अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता था। वे जनेऊ धारण करते थे और अपने धार्मिक नियमों का सख्ती से पालन करते थे, खासकर एक दिन जो उनके लिए अत्यंत पवित्र माना जाता था, रक्षाबंधन का दिन। एक ऐसा दिन जब वे हथियार नहीं उठाते थे, क्योंकि यह दिन युद्ध का नहीं बल्कि विश्वास और संबंधों का प्रतीक था। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। कहा जाता है कि दुश्मनों को इस परंपरा की पूरी जानकारी थी और उन्होंने हमला करने के लिए यही दिन चुना, रक्षाबंधन का दिन। जब पूरा समाज पूजा पाठ में व्यस्त था और कोई भी युद्ध के लिए तैयार नहीं था, अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हमलावरों ने गांव को चारों ओर से घेर लिया। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए हथियार उठाए, लेकिन वे संख्या में कम थे और तैयार भी नहीं थे। संघर्ष हुआ और कहा जाता है कि इस युद्ध में इतने ब्राह्मण वीरों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए कि वहां बहने वाली धारा लहू से लाल हो गई। जनेऊ, जो उनके धर्म और पहचान का प्रतीक था, इतनी संख्या में एकत्रित हो गया था कि वह दृश्य आज भी कल्पना से परे बताया जाता है। लेकिन यह पीड़ा यहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि इस हमले में औरतों और परिवारों पर भी भारी अत्याचार हुए, उनकी दुनिया उजाड़ दी गई और फिर सबसे बड़ा आघात दिया गया, गांव के कुओं को अपवित्र कर दिया गया। कहा जाता है कि उनमें मरी हुई गाय डाल दी गई और उस समय पानी केवल पानी नहीं था बल्कि जीवन था। जब जीवन ही अपवित्र हो गया तो उस भूमि पर रहना असंभव हो गया। अब यह केवल एक हार नहीं थी, यह अस्तित्व का अंत था। और तब पालीवाल ब्राह्मणों को लेना पड़ा एक ऐसा निर्णय जो शायद सबसे कठिन था।
अपनी जन्मभूमि छोड़ने का निर्णय, अपने घर, अपने मंदिर, अपनी यादें, सब कुछ पीछे छोड़ देने का निर्णय। और यहीं से शुरू हुआ उनका पहला पलायन, एक ऐसा सफर जो उन्हें रेगिस्तान के और भी गहरे हिस्सों में ले गया। वे बंट गए, अलग अलग दिशाओं में फैल गए, लेकिन उनका एक बड़ा समूह जैसलमेर की ओर बढ़ा, जहां उन्होंने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। और वहां उन्होंने बसाए 84 गांव, एक नई सभ्यता, एक नया जीवन। और उन्हीं गांवों में से एक था कुलधरा। लेकिन इतिहास यहीं नहीं रुका, क्योंकि यह वही समाज था जिसे एक बार अपनी जमीन छोड़नी पड़ी थी और आगे चलकर उन्हें एक बार फिर सब कुछ छोड़ना पड़ा। और यही वह समाज था जिसने इतिहास के हर मोड़ पर अपनी पहचान को जिंदा रखा। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा आज भी गुजरात के भावनगर जिले में बसा हुआ है। समय बदल गया, स्थान बदल गया, लेकिन उनकी पहचान नहीं बदली। आज भी वही ईमानदारी, वही खुमारी, वही तेज और वही आत्मसम्मान उनके भीतर जीवित है, जो सदियों पहले उन्हें हर कठिनाई के सामने खड़ा रखता था। शायद यही वजह है कि यह समाज इतिहास के हर तूफान के बाद भी आज तक कायम है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही अनकहे इतिहास और रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही और रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। जय हिंद।